हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हम लोगों ने सिविल प्रोसीजर कोड में जो इम्पोर्टेंट सेक्शन, ऑर्डर और रूल्स थे उसको डिस्कस किया था, स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ प्रीलिम्स। जो भी अभी अपकमिंग एग्जाम्स होने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो ये 3 स्टेट के एग्जाम अभी लाइनअप हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार, इन तीनों ही जगह पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में वो मेनली बेयर एक्ट बेस्ड होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो बेयर एक्ट से ही आते हैं। तो यहाँ पे हमने सीपीसी का एक क्विक रिवीजन किया था बेयर एक्ट का, और जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस और उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे उसको हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किया था। सेम पैटर्न पे हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट के जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में सेक्शन 1 से लेकर 16 तक एडमिशन के पहले वाला जो चैप्टर है उसको हम लोग यहाँ पे पूरा डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद से नेक्स्ट पार्ट में आपको और भी सेक्शंस मिलेंगे। तो चलिए आज इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको सेक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 1 में देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि इंडियन एविडेंस एक्ट किस पे अप्लाई होता है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान से देखनी है। तो देखिए ये होल ऑफ इंडिया एक्सटेंड होता है, जो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट था वो अब रिमूव हो गया है, क्योंकि आर्टिकल 370 जो है वो चेंज कर दिया गया है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद ये सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होता है किसी भी कोर्ट में, और उसमें कोर्ट मार्शल्स जो होते हैं उनकी प्रोसीडिंग भी इंक्लूड होती है। लेकिन कुछ कोर्ट मार्शल्स हैं जो अंडर द आर्मी एक्ट, नवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट और एयर फोर्स एक्ट, इनके अंदर जो आते हैं वहां पे ये अप्लाई नहीं होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि ये एफिडेविट पे अप्लाई नहीं होता है, और आर्बिट्रेटर के सामने जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उस पे अप्लाई नहीं होगा। और ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जरूर बनते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट किस पे अप्लाई होता है और किस पे नहीं, और उसमें आर्बिट्रेटर और एफिडेविट वाला जो है वो ऑप्शन भी वहां पे दिया रहता है। तो आपको ध्यान रखता है कि ये इन दोनों पे अप्लाई नहीं होता है। इसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट देख लीजिए, 1 डे ऑफ सितंबर 1872 इस दिन ये फोर्स में आया था। अब आ जाइए इसके सेक्शन 3 पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट का, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। बाकी आपको एक्ट में जैसे डेफिनेशन क्लॉज मिलता है वैसे यहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, और ये सेक्शन 3 में है, कुछ एक्ट में वो सेक्शन 2 में होता है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स डिफाइन किए गए हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले कोर्ट को देखते हैं। तो यहाँ कोर्ट में सारे जजेस और मजिस्ट्रेट इंक्लूड होते हैं, और वो सारे पर्सन जो लीगली ऑथोराइज्ड हैं एविडेंस लेने के लिए, लेकिन उसमें आर्बिट्रेटर इंक्लूड नहीं होंगे। ये चीज यहाँ पे आपको फिर से ध्यान रखनी है, और क्या इंक्लूड होंगे वो भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाइए जो कि है फैक्ट। फैक्ट की डेफिनेशन यहाँ पे देखिए, मीन्स एंड इंक्लूड्स कोई भी थिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग और कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है। और दूसरी कोई भी मेंटल कंडीशन जिसमें पर्सन कॉन्शियस होता है। इसमें जो फैक्ट से रिलेटेड इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं, ये देखिए ए से लेकर के ई तक, इसमें जरूर प्रीलिम्स में आ जाते हैं क्वेश्चन की इसमें से क्या क्या फैक्ट हैं और क्या नहीं होंगे। जैसे कुछ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज किए गए हैं एक सर्टेन ऑर्डर में एक सर्टेन प्लेस पे, तो उसको हम कहते हैं कि वो फैक्ट है। एक पर्सन ने कुछ सुना, कुछ कहा, वो फैक्ट है। किसी ने कुछ सर्टेन वर्ड्स कहे, वो भी क्या बोलते हैं कि फैक्ट है। ऐसे ही इसके जो इलस्ट्रेशंस हैं इनको आप जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं। आ जाइए नेक्स्ट वर्ड पे जो कि है रिलेवेंट। किसी एक फैक्ट को रिलेवेंट कहते हैं जब वो दूसरे फैक्ट से इस वे में कनेक्टेड होता है। जो इंडियन एविडेंस एक्ट का चैप्टर है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट का, सेक्शन 5 से लेके 55 तक, अगर वो वहां पे कहीं भी फॉल कर रहा है तो हम उसको कहेंगे कि वो रिलेवेंट है। वही डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, और सेक्शन 5 से लेके 55 तक उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें रिलेवेंट होती हैं। उस पूरे चैप्टर का नाम ही है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। देखिए यहाँ पे वो लिखा हुआ है। एक और चीज आपको मैं बता दूं कि इंडियन एविडेंस का सेक्शन 1 से लेके 32 तक हम लोग ऑलरेडी डिटेल में भी डिस्कस कर चुके हैं विद इंपॉर्टेंट केस लॉज। तो अगर किसी को वहां पे देखना है डिटेल में वीडियो, तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसके बाद आ जाइए फैक्ट इन इशू पे।
फैक्ट इन इशू यहाँ पे क्या है कि कोई भी फैक्ट जो किसी अदर फैक्ट से कनेक्टेड होता है और जो किसी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस की बात करे या किसी राइट और लाइबिलिटी और डिसएबिलिटी को लेकर के कोई पार्टी उसको एजर्ट कर रही है और कोई पार्टी उसको डिनाई कर रही है, उसको हम कहते हैं कि वो फैक्ट इन इशू होता है। एक पार्टी डिनाई कर रही है, एक पार्टी एजर्ट कर रही है, या किसी चीज का एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस, उसको फैक्ट इन इशू कहते हैं किसी भी सूट और प्रोसीडिंग में। यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं फैक्ट इन इशू के कि अगर ए जो है वो एक्यूज्ड है बी के मर्डर का, तो उसके ट्रायल में क्या क्या चीजें फैक्ट इन इशू होंगी कि ए ने बी की डेथ कॉज की, ए का इंटेंशन था बी को मारने का और ए ने वहां पे ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में बी को मारा। तो ये जो है फैक्ट इन इशू हो सकते हैं ट्रायल में। तो ये जो आपका इलस्ट्रेशन है इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं प्रीलिम्स में, तो आप इसको भी ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या फैक्ट इन इशू हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डॉक्यूमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे डॉक्यूमेंट को जो डिफाइन किया गया है, इसका मतलब कोई भी लेटर, फिगर, मार्क्स, कोई भी एक से ज्यादा मीन्स से भी यूज किया गया है तो उन सबको यहाँ पे डॉक्यूमेंट कहा जाता है। इसके डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसका इलस्ट्रेशन है जिससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी राइटिंग डॉक्यूमेंट हो सकती है, वर्ड्स प्रिंटेड हो, लिथोग्राफ्ड हो, फोटोग्राफ्स हो, वो डॉक्यूमेंट्स हो सकती हैं, एक मैप और प्लान या किसी मेटल प्लेट का इंस्क्रिप्शन या स्टोन या कैरिकेचर भी इवन डॉक्यूमेंट होता है। तो ये वाला जो आपका पार्ट है इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट है और क्या नहीं होगा, तो आप इसको बिल्कुल से रट लीजिए प्रीलिम्स के लिए। अब आ जाते हैं एविडेंस पे। एविडेंस में देखिए क्या दिया हुआ है कि वो सारे स्टेटमेंट जो कोई विटनेस के द्वारा कोर्ट में बनाए जाते हैं किसी फैक्ट के रिलेशन में जो अंडर द इंक्वायरी है, उन सारे स्टेटमेंट को हम ओरल एविडेंस कहेंगे। विटनेस जितने भी एविडेंस बनाते हैं कोर्ट में उसको क्या कहेंगे, ओरल एविडेंस कहेंगे। और वो सारे डॉक्यूमेंट जो फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन कोर्ट में प्रोड्यूस किए जाते हैं उसको हम क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और इसमें एक नई चीज ऐड की गई है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ये 2000 जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था वहां से इसको ऐड किया गया है, तो डॉक्यूमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी इंक्लूड होता है, इसको हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहेंगे। और जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसको ओरल एविडेंस कहेंगे। अब आ जाते हैं प्रूफ, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूफ पे। किस फैक्ट को कब प्रूफ कहा जाएगा, कब डिसप्रूव किया कहा जाएगा, ये चीज यहाँ पे दी गई है। तो इसके जो डेफिनेशंस दिए गए हैं वो आप बिल्कुल एज इट इज याद कर लीजिए। आपको डिफरेंस बता देती हूँ। कोर्ट आइदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट, तो ये प्रूव्ड होता है। और जब कोर्ट आइदर बिलीव्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट और कंसीडर इट नॉन एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल, तो ये जो है यहाँ पे डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि क्या डिसप्रूव्ड होगा और क्या प्रूव्ड होगा। देखिए यहाँ पे एग्जिस्ट है, यहाँ डज नॉट एग्जिस्ट है, और यहाँ पे उसको उसके एग्जिस्टेंस को कंसीडर किया जाता है और यहाँ पे नॉन एग्जिस्टेंस को कंसीडर किया जाता है, तो उसको हम डिसप्रूव कहेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो नॉट प्रूव्ड है, जिससे अक्सर आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चंस देखने को मिल जाते होंगे प्रीवियस ईयर पेपर में। जब भी कोई फैक्ट ना तो प्रूव्ड होता है ना तो डिसप्रूव्ड होता है तो उसको हम नॉट प्रूव्ड कहते हैं। इसको तो आप बिल्कुल रट लीजिए। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे जो कि है सेक्शन 4। सेक्शन 4 में 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स डिफाइन किए गए हैं, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। मे प्रिज्यूम क्या होता है, यहाँ पे देखिए वर्ड यूज किया गया है मे, जो एक लेसर डिग्री है इन सारे वर्ड्स में। यहाँ पे कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है किसी भी फैक्ट को कि वो प्रूव्ड है अनलेस एंड अनटिल वो डिसप्रूव्ड ना हो जाए या कोर्ट उसको प्रूव करने के लिए कॉल ना करे, वहां पे मे प्रिज्यूम लगाते हैं। शैल प्रिज्यूम एक हायर डिग्री हो जाती है और यहाँ पे कोर्ट जो फैक्ट है वो ये प्रिज्यूम करती है कि वो प्रूव्ड है अनलेस एंड अनटिल वो डिसप्रूव्ड ना हो जाए, लेकिन वो उसके प्रूफ के लिए कॉल नहीं करेगी जहां पे शैल प्रिज्यूम है। और आपको पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट में बहुत सारे प्रोविजन दिखेंगे जहां पे मे प्रिज्यूम या शैल प्रिज्यूम वर्ड यूज किया गया है और उससे भी इवन क्वेश्चंस बन जाते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में कि मे प्रिज्यूम या शैल प्रिज्यूम, तो वो आपको याद करने होंगे। खैर हम नेक्स्ट में जब भी उन सेक्शंस को डिस्कस करेंगे तो मैं वहां पे आपको जरूर बता दूंगी। तो ये जो है डिफरेंस होता है मे और शैल प्रिज्यूम में। कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है कि यहाँ पे कोर्ट किसी भी फैक्ट को यही मानती है कि वो प्रूव्ड है और वहां पे कोई भी एविडेंस अलाउड नहीं होता है उस चीज को डिसप्रूव करने के लिए, जिसको हम इररिबटेबल प्रिजम्पशन कहते हैं। वो इररिबटेबल प्रिजम्पशन कंक्लूसिव प्रूफ है, जैसे आपको सेक्शन 112 में देखने के लिए मिलता है। तो अगर कहीं भी कंक्लूसिव वर्ड यूज किया गया है कंक्लूसिव प्रूफ, तो इसका मतलब है कि वो फैक्ट कोर्ट क्या मान के चल रही है कि वो
प्रूफ है और उसको डिस्प्रूव करने के लिए एविडेंस नहीं दिया जा सकता है। अब आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन 5 पे। यहां से हमारा रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट का चैप्टर शुरू हो जाता है, जो कि है आपका चैप्टर 2, और यहाँ पे हम सेक्शन 5 को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 5 सिर्फ इतना कहता है कि जितने भी एविडेंस किसी सूट या प्रोसीडिंग में किसी भी फैक्ट इन इशू के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस का दिया जाएगा, वो सारे के सारे फैक्ट क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे एंड नो ऑफ अदर्स। मतलब यहाँ इसके बाद जो भी सेक्शंस हैं, देखिए हियर इन आफ्टर वर्ड यूज किया गया है, मतलब 6 से लेकर के 55 तक में वो सारे के सारे फैक्ट जो हैं अगर रिलेवेंट हैं तो उनको रिलेवेंट माना जाएगा, और उसके अलावा नहीं माना जाएगा उसको रिलेवेंट, अगर वो 6 से लेके 55 तक में फॉल नहीं होते हैं। तो आपका सेक्शन 5 इतना ही बताता है। और यहाँ पे भी एक इलस्ट्रेशन दिया गया है जिससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं कि ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम विद अ क्लब विद द इंटेंशन टू कॉजिंग हिम डेथ। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें फैक्ट इन इशू हो सकती हैं। देखिए ए ने बी को क्लब से बीट किया और ए ने बी की डेथ कॉज की, बी की डेथ जो है वो उस बीटिंग की वजह से हुई और उसका इंटेंशन बी को मारने का था। अभी हमने ऊपर भी फैक्ट इन इशू इंटरप्रिटेशन क्लॉज में भी सेक्शन 3 में एक इलस्ट्रेशन देखा था, वैसे ही ये भी एक इलस्ट्रेशन सेक्शन 5 में दिया गया है। तो इनको आप जरूर देख लीजिएगा फैक्ट इन इशू क्या क्या हो सकते हैं। आ जाते हैं सेक्शन 6 पे, जिसको हम सब लोग रेस जस्टिस के नाम से जानते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट का। इसको मैंने काफी डिटेल में भी डिस्कस किया हुआ है, आप देख सकते हैं इसकी प्लेलिस्ट पे जा करके। तो देखिए रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, उसको ही रेस जस्टिस कहते हैं। जब भी बहुत सारे फैक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और ऐसे कनेक्टेड होते हैं कि वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट फॉर्म करते हैं, तो वो सारे फैक्ट क्या होंगे, यहाँ पे रिलीवेंट होंगे। और एक चीज यहाँ पे दी गई है कि जो भी फैक्ट होंगे वो अगर सेम टाइम और प्लेस पे ऑकर हुए हैं या डिफरेंट टाइम और प्लेस पे हुए हैं, लेकिन वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट अगर फॉर्म कर रहे हैं तो स्टिल वो रिलेवेंट होते हैं सेक्शन 6 में। और रेस जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो हमको सेक्शन 6 में ही देखने को मिलता है, हालांकि रेस जस्टिस एग्जैक्ट वर्ड सेक्शन 6 में यूज नहीं किया गया है। इसका भी एक इलस्ट्रेशन देख लीजिए, इसमें हालांकि 3 इलस्ट्रेशंस हैं, सारे इलस्ट्रेशंस देख के जाइएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट में इलस्ट्रेशन से बहुत केसेस बनते हैं, तो इसका एक देख लीजिए इलस्ट्रेशन की ए जो है एक्यूज्ड है बी के मर्डर का, कि उसने उसको बीट कर मार करके उसका मर्डर कर दिया है। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी ए और बी के बारे में जो भी बाई स्टैंडर्ड्स कहते हैं, जो भी अगल बगल खड़े थे जब ए बी को मार रहा था, उन लोगों ने जो भी कहा एंड शॉर्टली बिफोर और आफ्टर फॉर्म पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन का वो सब मिल करके फैक्ट एक पार्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो रिलेवेंट है। तो इलस्ट्रेशन से भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, आपको यहाँ पे ये वाला चीज पूछा जा सकता है कि वो रिलेवेंट है या नहीं है। आ जाइए, इस पे 2 केसेस हैं सेक्शन 6 में जो अक्सर पूछे जाते हैं कि ये केस किससे रिलेटेड है। एक तो RM मलखानी का केस है, टेप रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लैंडमार्क जजमेंट है। और सवल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जहां पे बताया गया था कि जब भी सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट फॉर्म करेगी कोई फैक्ट तो वो स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए और उसमें किसी भी तरह का टाइम गैप नहीं होना चाहिए, ये सवल दास के केस में बताया गया था। तो ये 2 केसेस रेस जस्टिस के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान से देख लीजिए। आ जाते हैं सेक्शन 7 पे। सेक्शन 7 में 3 वर्ड्स यूज किए गए हैं, ओकेजन, कॉज और इफेक्ट। और ये तीनों वर्ड्स जो हैं वो सेक्शन 7 में फॉल करते हैं। अगर कोई फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट से ये रिलेटेड हैं तो ये क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। और यहाँ पे वो इमीडिएट भी हो सकते हैं, अदरवाइज भी हो सकते हैं। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया गया है, वो है विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर देयर ऑकरेंस और ट्रांजेक्शन, वो भी यहाँ पे रिलेवेंट होगा। अगर कोई अपॉर्चुनिटी अफोर्ड करते हैं, जैसे इसका इलस्ट्रेशन देखिए आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर क्वेश्चन है कि वेदर ए रॉब्ड बी, तो अगर ये फैक्ट है कि रॉबरी के जस्ट पहले बी जो है वो फेयर में गया था अपनी मनी के साथ इन हिज पोजीशन एंड ही सोड इट और मेंशन्ड द फैक्ट दैट ही हैड इट, वो ये शो कर रहा था कि उसके पास में वो है, थर्ड पर्सन को ये शो कर रहा था, तो वो क्या होंगे, फैक्ट रिलेवेंट होंगे। यहाँ पे क्या हो रही है, एक अपॉर्चुनिटी अफोर्ड कर रहा है वो। तो ऐसे ही इसमें भी 2 से 3 जो है वो इलस्ट्रेशंस हैं, उनको आप जरूर देख लीजिएगा।
अब आ जाइए सेक्शन 8 पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसमें भी 3 वर्ड्स यूज किए गए हैं, मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट। ओकेजन, कॉज और इफेक्ट 7 में था। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ इन वर्ड्स का, क्योंकि डायरेक्टली इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मोटिव किस सेक्शन में फॉल करेगा, तो इसीलिए आप इनको बहुत ध्यान में रखिएगा। तो देखिए सेक्शन 8 में 3 चीजों की बात की गई है कि मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट कब रिलीवेंट होगा। तो किसी भी पार्टी का जो है कंडक्ट या उसके एजेंट का कंडक्ट किसी भी सूट और प्रोसीडिंग में भी रिलेवेंट हो सकता है, और मोटिव और प्रिपरेशन तो होता ही होता है। यहाँ पे जो कंडक्ट है उससे रिलेटेड एक बात और कही गई है कि कंडक्ट जो है वो प्रीवियस भी हो सकता है और सब्सिक्वेंट भी। मतलब अगर कोई भी एक मेन ऑकरेंस हुआ है, उससे पहले उसका कंडक्ट क्या था और उसके बाद क्या था, जैसे कि वो मर्डर करके भाग गया, फरार हो गया वहां से, तो वो उसका भागना जो है उसके सब्सिक्वेंट कंडक्ट को शो कर रहा है, तो वो भी चीज यहाँ पे इंक्लूड होती है। एक्सप्लेनेशन 1 और 2 जो है सेक्शन 8 का, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंडक्ट के रिगार्डिंग एक्सप्लेन किया गया है कि इस सेक्शन में कंडक्ट में स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं होंगे तब तक जब तक कि वो किसी अदर फैक्ट एक्ट्स को एक्सप्लेन ना कर रहे हो। अगर स्टेटमेंट किसी एक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है तो वो रिलेवेंट होगा यहाँ पे, नहीं तो कंडक्ट में स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं होगा। और दूसरा जो लास्ट लाइन है यहाँ पे वो ये कहा जा रहा है कि अगर किसी और सेक्शन में स्टेटमेंट की रिलेवेंसी की बात होगी तो वहां पे ये एक्सप्लेनेशन अप्लाई नहीं होगा, मतलब कि ये स्पेसिफिकली सेक्शन 8 के बारे में बात कर रहा है, इसका अदर प्रोविजन से कोई लेना देना नहीं है। एक्सप्लेनेशन 2 को देखिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी किसी पर्सन का कंडक्ट रिलेवेंट होगा तो वहां पे उसने उसके प्रेजेंस में अगर किसी तीसरे पर्सन ने कोई स्टेटमेंट बनाया और उसने उसको सुना और उसकी वजह से उसका कंडक्ट अफेक्ट हुआ, तो वो कंडक्ट भी क्या हो जाएगा, वहां पे रिलेवेंट हो जाएगा। जैसे अगर इसमें एक इलस्ट्रेशन दिया गया है, सेक्शन 8 में बहुत सारे इलस्ट्रेशन है, लगभग 10 से 12 इलस्ट्रेशन है, उन सबको ध्यान से देख के जाइएगा क्योंकि उससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। कि इसमें एक दिया हुआ है इलस्ट्रेशन की, अगर ए ने बी से सी के प्रेजेंस में कहा कि पुलिस जो है वो आ रही है थेफ्ट जो चोर है उसको पकड़ने के लिए, और ये सुनते ही सी जो है वो वहां से भाग जाता है, मतलब कि वो स्टेटमेंट सुना और उसका कंडक्ट अफेक्ट भी हुआ, तो ये क्या होगा, यहाँ पे रिलेवेंट होगा। यही चीज एक्सप्लेनेशन 2 यहाँ पे बता रहा है। अब आ जाइए, इसके भी एक केस लॉ को देख लीजिए, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है सेक्शन 8 के ऊपर। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये केस किससे रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे जो भी लैंडमार्क जजमेंट है वो मैं आपको एक लाइन में बता दे रही हूँ। अब आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 9 पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रिलीवेंट फैक्ट। जब भी कोई फैक्ट, किसी फैक्ट इन इशू या रिलीवेंट फैक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए जरूरी होता है, या किसी फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट से जो इन्फ्रेंस सजेस्टेड हो रहे हैं, उन इन्फ्रेंस को या तो वो सपोर्ट कर रहा है वो फैक्ट, या रिबट कर रहा है, मतलब या तो उसके सपोर्ट में जा रहा है या उसके अपोजिट जा रहा है, तो वो भी यहाँ पे रिलेवेंट होता है सेक्शन 9 में। और एक जो उसकी बात लाइन यहाँ पे यूज की गई है, और विच एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी, किसी पर्सन की, किसी थिंग की वो आइडेंटिटी भी क्या होती है, रिलेवेंट होती है सेक्शन 9 में। और इसी आइडेंटिटी में आपका आ जाता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, जिसको हम लोग शॉर्ट में टीआईपी के नाम से जानते हैं। तो ये जो टीआईपी है वो भी सेक्शन 9 में फॉल करती है। टीआईपी के बारे में मैंने डिटेल में भी डिस्कस किया हुआ है वीडियो में, आप वहां पे देख सकते हैं, तो इसकी एविडेंशियरी वैल्यू वगैरह क्या होती है। तो सेक्शन 9 यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 जो है वो मेनली क्रिमिनल वो प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड बात की गई है कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिल करके कॉन्स्पिरेसी करते हैं किसी भी ऑफेंस को करने के लिए या किसी एक्शनेबल रॉन्ग, याद रखिएगा यहाँ पे सिर्फ ऑफेंस नहीं है, एक्शनेबल रॉन्ग भी इंक्लूड है, और उनके द्वारा अगर कुछ भी कहा गया है, कुछ किया गया है, कुछ रिटन किया गया है उन सारे पर्सन में से, तो किसी एक पर्सन का भी जो है वो वहां पे कहना लिखना, वो उस रेफरेंस में जो कॉमन इंटेंशन था उस कॉन्स्पिरेसी के लिए, उनको उस एक्ट वो ऑफेंस या रॉन्गफुल एक्शनेबल रॉन्ग करने के लिए उस टाइम पे, तो यहाँ पे एक के द्वारा जो कहा गया है वो उन सारी पर्सन के अगेंस्ट रिलेवेंट होगा जो उस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे। ये बिलीव किया गया है कि अगर ये सारे लोग कॉन्स्पिरेसी में हैं, तो अगर एक पर्सन का भी वहां पे स्टेटमेंट दिया गया तो वो उन सारे के अगेंस्ट रिलेवेंट होगा। ये सेक्शन 10 जो है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और उनके जो कॉमन डिजाइन है, जिसको हम कॉमन इंटेंशन कह रहे हैं, उससे रिलेटेड है।
उसके बाद आ जाइए सेक्शन 11। सेक्शन 11 जिसको प्ली ऑफ एल्बाई के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए फैक्ट नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम्स रिलेवेंट। वो अदरवाइज तो रिलेवेंट नहीं है लेकिन वो रिलेवेंट हो जाते हैं। किस सिचुएशंस में होंगे? देखिए पहला तो कि वो किसी फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट से इनकंसिस्टेंट हो, और दूसरा है कि वो उनसे ऐसे कनेक्टेड हो कि वो किसी फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहे हो, और हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। तो इन दो केसेस में वो फैक्ट वैसे तो रिलेवेंट नहीं थे लेकिन वो रिलेवेंट हो जा रहे हैं इन दो केसेस में। इसका एक इलस्ट्रेशन देख लीजिए, आपको कंफर्म हो जाएगा कि अगर ये क्वेश्चन है कि ए ने ऑफेंस किया है कैलकाटा में एक सर्टेन डे पे, लेकिन ये भी फैक्ट है कि ए जो है वो उस समय लाहौर में था, तो ये फैक्ट वैसे तो रिलेवेंट नहीं है लेकिन यहाँ पे वो पूरे पिक्चर में आ जा रहा है, क्योंकि अगर ए एक सर्टेन डे पे लाहौर में था तो वो कैलकाटा में ऑफेंस कैसे कर सकता है, क्राइम कैसे कर सकता है। तो उसका जो लाहौर में रहने वाला चीज अगर प्रूफ हो गया तो वो होता है, वो रिलेवेंट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे प्ली ऑफ एलिबाई वर्ड जो है वो यूज किया जाता है सेक्शन 11 में। यहाँ पे दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का एक लैंडमार्क जजमेंट है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अब आ जाइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो है वो सेक्शन 13 है। सेक्शन 13 में आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, हो सकता है कि डायरेक्ट सेक्शन आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाए। व्हेन राइट और कस्टम इन क्वेश्चंस होते हैं तो वहां पे भी वो फैक्ट रिलेवेंट होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आप ये देख लीजिए कि जो राइट इन कस्टम इन क्वेश्चंस होते हैं वो क्रिएटेड, क्लेम्ड, मॉडिफाइड, रिकॉग्नाइज, एसर्टेड, डिनाइड और विच वाज इनकंसिस्टेंट विद इज एग्जिस्टेंस। इतना इंपॉर्टेंट है या पर्टिकुलर इंस्टेंस जो क्लॉज बी में कहा गया है। बाकी इसमें से आपसे डायरेक्ट सेक्शन ही पूछा जा सकता है। 14 में देख लीजिए, 14 भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है एविडेंस एक्ट में। फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे फिर 3 वर्ड की बात की गई है, स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडीली फीलिंग। अब स्टेट ऑफ माइंड में यहाँ पे और कुछ चीजें दी गई हैं और इसके अलावा फिर स्टेट ऑफ माइंड में यहाँ पे कुछ इंक्लूड नहीं होगा जो रिलेवेंट हो सेक्शन 14 में। देखिए वो क्या क्या है, इंटेंशन है, नॉलेज है, गुड फेथ है, नेग्लिजेंस है, रेसनेस है, इल विल है, गुडविल है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के टुवर्ड्स, या वो जो उसकी स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग के एग्जिस्टेंस को शो करता हो। अब ये जो आपके ऑप्शंस दिए हैं इंटेंशन से लेके गुडविल तक वाले, इनमें ही ये आपका सेक्शन 14 वर्ड दे दिया गया है आपको ऑप्शन में, तो अब बैड फेथ यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है ऑप्शन लगाते वक्त। तो ये जो वर्ड्स यूज किए हैं उसको आप याद कर सकते हैं। इसके बाद इसमें देखिए 2 एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2। इससे पहले हमने 2 एक्सप्लेनेशन देखे थे कंडक्ट की रिगार्डिंग सेक्शन 8 में। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ माइंड की। तो यहाँ पे कोई भी फैक्ट जब रिलेवेंट होता है कि वो किसी के स्टेट ऑफ माइंड को शो कर रहा है, तो यहाँ पे जो स्टेट ऑफ माइंड है वो जनरली एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए कि वो जनरली क्या करता है, बल्कि जो मैटर इन क्वेश्चन है उससे रिलेटेड होना चाहिए। अगर कोई मर्डर हुआ है तो उस मर्डर के समय में उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या एग्जिस्ट कर रहा था वो रिलेवेंट होगा, ना कि जनरली वो किसी चीज के हैबिट में है वो चीज रिलेवेंट नहीं होगी। ये एक्सप्लेनेशन 1 है। एक्सप्लेनेशन 2 है कि उस एक्यूज्ड के ऊपर जो भी ऑफेंस का एक्यूज्ड पर्सन है वहां उसकी ट्रायल के समय अगर उसका वो कोई प्रीवियस कमीशन है, मतलब वो पहले भी कोई ऑफेंस कर चुका है, तो वो भी रिलेवेंट होगा। और साथ ही साथ अगर उस ऑफेंस के लिए उसको कन्विक्ट किया गया था तो उसका प्रीवियस कन्विक्शन भी यहाँ पे रिलेवेंट होगा। एक्सप्लेनेशन 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेक्शन 14 में भी 10 से 12, 14 के करीब में इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं, उनको ध्यान से देख के जाइएगा। यहाँ पे एक इलस्ट्रेशंस मैं आपको बता देती हूँ कि अगर ए इज एक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन, ये जानते हुए कि वो स्टोलन है, तो ये प्रूव्ड हो जाता है कि वो उस पर्टिकुलर स्टोलन आर्टिकल की पोजीशन में था। तो यहाँ पे फैक्ट क्या है कि एट द सेम टाइम ही वाज इन पोजीशन ऑफ मैनी अदर स्टोलन आर्टिकल्स इज रिलेवेंट, कि वो उसी सेम टाइम पे अदर स्टोलन आर्टिकल के भी पोजीशन में था। वो क्या हो जाएगा यहाँ पे रिलेवेंट हो जाएगा एज टेंडिंग टू शो दैट ही न्यू ईच एंड ऑल ऑफ द आर्टिकल्स विच ही वाज इन पोजीशन टू बी स्टोलन, कि उसके पास जितने भी स्टोलन आर्टिकल्स हैं वो चोरी के हैं, स्टोलन हैं, ये बात वो जानता था, उसकी नॉलेज में थी ये बात यहाँ पे, तो इसीलिए क्या हुआ ये यहाँ पे रिलेवेंट हो जाएगा। तो ऐसे ही आप बाकी इलस्ट्रेशंस को भी देख लीजिएगा। आ जाइए सेक्शन 15 में। सेक्शन 15 में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि सेक्शन 15 किससे रिलेटेड है, या ये दे सकता है कि जो एक्सीडेंटल और इंसिडेंशियल इंटेंशनल एक्ट होते हैं वो किस सेक्शन में दिया गया है, तो वो सेक्शन 15 में दिया गया है। यहाँ पे और कुछ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के लिए।
और सेक्शन 16 देख लीजिए, तो जो एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस की बात करता है कि वो कब रिलीवेंट होगा, वो सेक्शन 16 में भी दिया गया है। यहाँ भी डायरेक्ट जो सेक्शन से क्वेश्चन बनता है, इसके अंदर से ऐसा कुछ नहीं आता है। वैसे आप देख लीजिए कि व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन वेदर अ पर्टिकुलर एक्ट वाज डन, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू विच इट नेचुरली वुड हैव बीन डन इज अ रिलीवेंट फैक्ट, वो नेचुरली हुई है जो भी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो वो यहाँ पे रिलीवेंट हो जाएगी। ये है सेक्शन 16। तो ये हमने यहाँ पे सेक्शन 16 तक का एक क्विक रिवीजन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एडमिशन और कन्फेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।